जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खुश हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और अपने सुबह का, अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिटी एट 10 में हम बात करते हैं शहर कराची की, कराची वालों की, कराची की आवाम की, क्योंकि कराची की आवाम की जब हम बात करते हैं तो कराची वालों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ही बुनियादी सहूलतें जो हैं उनसे भी कराची वाले महरूम नज़र आते हैं, चाहे वो पीने का साफ़ पानी हो, बिजली हो, गैस हो। सड़कों की हालत अगर हम देखें तो सड़कें बहुत ही टूटी फूटी और ख़स्ता हैं, जिसकी वजह से कराची की आवाम को सफ़री मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा मसला है वो है कचरा का। कचरा जगह जगह सड़कों पर, रोड्स पर पड़ा हुआ है, नालों की सफाई नहीं होती प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से आलूदगी का भी कराची वालों को सामना है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स ने कराची की जो आबो हवा है उसको भी मुज़र सेहत करार दिया है। तो इन सारी जो मसाइल हैं उसका हल तलाश करने के लिए हम रोज़ किसी न किसी एक इशू पर आवाज़ उठाते हैं और हमारी कोशिश है कि एक दिन ये वक्त आएगा कि कराची वालों को भी बुनियादी जो सहूलतें हैं वो मुयस्सर होंगी और जितने भी वसाइल हैं वो सही तरीके से तकसीम हो सकेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि आज हम किन इश्यूज़ पे और किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो नज़र डालते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ पर। सेमीफाइनल में रसाई का ख्वाब लिए पाकिस्तानी टीम आज अफगानिस्तान से टकराएगी। नस्ला टावर के बाद तजौरी हाइट्स की बारी। सुप्रीम कोर्ट ने तजौरी हाइट्स की ज़मीन को भी गैर कानूनी करार दे दिया। महमूदाबाद में गैर कानूनी ज़मीन घेरने वालों के मज़े अब खत्म। चीनी की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। दुकानों में चीनी मजीद 5 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। PIA सफेद हाथी बन गई। कौमी एयरलाइन को रवा माली साल के पहले 9 माह में 42 अरब 72 करोड़ रुपए का खसारा हुआ। ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज। बात करेंगे इन सारे मौज़ूआत के ऊपर और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया इस वक्त वाजिद असफहानी साहब ने, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया। आज सर पाकिस्तान का जो है तीसरा मैच पाकिस्तान खेलेगा वर्ल्ड कप T20 का, और अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये मैच खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड को शिकस्त देने के बाद अब जो उम्मीदें हैं लोगों की, शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और अफगानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो वो एक बड़ी ख़तरनाक हरीफ के तौर पर सामने आई है। जिस तरह से स्कॉटलैंड को उन्होंने 130 रन से शिकस्त दी। और वार्म अप मैचेस की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ को भी बुरी तरह हराया। तो उनका होम ग्राउंड भी कंसीडर किया जाता है, वहाँ पर उनके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आज क्या होने वाला है ये वाजिद साहब से जानते हैं। जी वाजिद साहब, क्या आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच को? देखिए, वर्ल्ड कप का इतना अच्छा आगाज़ होगा, इतना उम्दा आगाज़ होगा, किसी पाकिस्तानी को यकीन नहीं था। 75 से वैसे 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप हो रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2007 से हो रहे हैं। मुझे याद पड़ता है 99 में जब 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा आगाज़ किया था। वसीम अकरम कप्तान थे। फाइनल में जाके पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गया था। वो वाहिद वर्ल्ड कप था जो मुझे अब याद है जिसमें पाकिस्तान ने शुरू से ही बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी। लेकिन ये वाला जो वर्ल्ड कप है T20 वर्ल्ड कप, देखिए पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट करके रखा था पूरी दुनिया ने। इंटरनेशनल खिलाड़ी आपके PSL में बड़े खिलाड़ी नहीं आते थे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उसने आपकी टीम को और आपके मुल्क को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना साइड में करके रखा था। कोई बड़ी टीम आपके मुल्क का दौरा नहीं करती थी। कोई मुल्क टीम दौरा करती थी तो उसको एंड टाइम पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड प्रेशर करके उस टीम को वापस बुला लिया करता था। यानी बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आपकी टीम को 10-15 सालों से बिल्कुल दबा के रखा था। लेकिन जब ये परफॉर्मेंस सामने आई तो दुनिया हैरान हो गई कि वो टीम
जो किसी तरह से रेटिंग में नहीं थी और किसी तरह से नहीं तवक्को की जा रही थी कि वर्ल्ड कप में फेवरेट होगी, वो आज अब सिर्फ 2 मैच जीत के वर्ल्ड कप की टॉप फेवरेट टीम में शामिल हो गई है। तो ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी टीम के यंगस्टर को जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 2 बेशक इसमें सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन यंगस्टर की कारकर्दगी बहुत शानदार है। बिल्कुल आपने सही कहा। और सर कौमी कोच जो हमारे हैं सकलैन मुश्ताक साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि उम्मीदें पूरी हैं, इंशाल्लाह हम आज जो है पूरी कोशिश करेंगे। और हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जो इस वक्त टीम है वो एक हमें प्रॉपर टीम वर्क दिखाई दे रहा है, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, ट्रेनिंग लग रहा है मेहनत की हुई है। बिल्कुल बहुत। और देखें जिस तरह से इंडिया को उन्होंने 10 विकेटों से जेल किया, कोई पाकिस्तान आज तक T20 में कोई 10 विकेटों से नहीं जीता। इंडिया कभी T20 में 10 विकेटों से नहीं हारा। जो 12 आपने शिकस्तें इंडिया से हासिल की थी 29 सालों में, उसका आपने सिर्फ एक ही मैच में बदला बराबर कर दिया। तो उस फतह से आपका मोराल बहुत हाई हो गया। फिर न्यूजीलैंड से आपको पता है कि न्यूजीलैंड ने अभी आपको पिछले दिनों बिल्कुल मैच से टॉस होने के बाद, टॉस से चंद मिनट पहले दौरा कैंसिल करके वापस चले गई थी। तो न्यूजीलैंड से भी बहुत ताल्लुकात ख़राब हो गए थे क्रिकेट बोर्ड के दोनों। लेकिन ये मैच बहुत अहमियत रखता था और पाकिस्तान ने इस मैच में भी कामयाबी हासिल करके जिसे कहते हैं ना मोराल बहुत हाई कर लिया। लेकिन जो आज का मैच है अफगानिस्तान का, वो भी इस लिहाज से अहम है कि अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी खेल रही है और इसने इस बार क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेला, बरह रास्त क्वालिफाई करके गई थी। श्रीलंकन टीम ने क्वालिफाई खेला, बाकी टीमों ने, बांग्लादेश ने क्वालिफाई खोला, यानी इतनी अच्छी लेवल पे आ गई है। ऑस्ट्रेलिया से रेटिंग पॉइंट उसके 3 या 4 हैं और इसकी टीम में बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान से इसके टोटल 5 इंटरनेशनल मैच हुए हैं, 4 वनडे मैचेस और 1 T20 मैचेस। पांचों में वाजिद साहब आपको क्या लगता है कि आज पाकिस्तान की मतलब बॉलिंग ज़्यादा का मतलब उनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या उनके बैट्समैन ज़्यादा अच्छे हैं या बॉलिंग अच्छी है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, किस हिसाब से पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए उनके 2 बॉलर जो स्पिनर हैं बहुत, मुजीबुर रहमान और राशिद खान, बहुत कमाल के बॉलर हैं। अभी उन्होंने जो आखिरी मैच था स्कॉटलैंड से, उसमें उन्होंने 9 विकेटें ली थी, मुजीब ने 5 विकेटें ली थी, राशिद ने 4 विकेटें ली थी। बहुत कम रखे, मेरे ख्याल में मुजीब ने 9 रन दे के 5 ली थी और राशिद ने 20 रन दे के 5 ली थी। ये वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, स्पिनर समझ में आते हैं। ये यूई की विकेटें भी स्पिनर्स को मदद दे रही हैं। तो पाकिस्तानी को इनको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। लेकिन जो बैट्समैन उनके जो बहुत सारे शहजाद हैं, मोहम्मद नबी हैं, उनके जाज़ई हैं और गुलबदीन हैं, असगर अफगान हैं, ये बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत तजुर्बा रखते हैं। जो 2013 में जो पाकिस्तान ने मैच खेला था वाहिद T20 अफगानिस्तान से, उसमें ये 5 खिलाड़ी भी शामिल थे और पाकिस्तान की तरफ से हफीज़ थे वाहिद खिलाड़ी। लेकिन मेरा अपना पता नहीं क्यों दिल कहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को बहुत बुरी तरीके से मारेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्या जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई है, बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बॉलर जब उन्होंने इंडिया वालों को और न्यूजीलैंड वालों को किसी काबिल नहीं समझा, तो मैं समझता हूँ कि इनको कुचल के रख देंगे। सही। तो आज की पिच आप किस तरह से देखते हैं कि आज भी रन्स चेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछली जो पिच थी उसमें कहा जा रहा था कि रन्स बनाना बड़ी मुश्किल बात है, तो ये वाली भी इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए अगर अमूमन यूई के ग्राउंड में ये हो रहा है कि जो भी टॉस जीत रहा है वो पहले बैटिंग कर रहा है। बैटिंग इसलिए कर रहा है, सॉरी फील्डिंग कर रहा है क्योंकि अगली टीम को 150-160 आउट करके, क्योंकि अगर दूसरी इनिंग में जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं ना यूई में, तो चूंकि ओवर्स गिर रहा होता है, बॉलर के हाथ से गेंद स्लिप हो रही होती है, स्पिनर से गेंद मूव नहीं हो रही होती है, इसके अलावा फास्ट बॉलर्स को भी मुश्किलात हो रही होती है। आप देखते होंगे कि मैच में वो तौलिया लेके रखते हैं अंपायर के पास और उससे अपना हाथ पूछ रहे होते हैं, बॉल पूछ रहे होते हैं। तो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करना मुश्किल है। देखिए इंडियन टीम के पास भी बहुत अच्छे बॉलर्स थे, लेकिन जब पाकिस्तान को वो बॉल करने लगे तो वो थोड़ा सा बॉल उनके हाथ में नहीं आ रहा था। इसीलिए पाकिस्तान की भी जो भी टीम आज टॉस जीतेगी, पहले कोशिश होगी कि वो फील्डिंग करे और अगली टीम को बैटिंग दे। अफगानिस्तान वाजिद साहब, हमने 2 देखे पाकिस्तान के मैचेस और दोनों में पाकिस्तान ने टॉस जीता, तो एक लक फैक्टर भी पाकिस्तान के साथ था। और अब अगर आज पाकिस्तान टॉस नहीं जीतता तो क्या मुश्किल रहेगा पाकिस्तान के लिए मैच? हाँ, टॉस जीतना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम को हमें हवा नहीं बनाना चाहिए। जी, और ठीक है, उसने अभी स्कॉटलैंड को बहुत बुरी तरीके से मारा वॉर्म मैच में, जिस तरह आपने बताया, वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी। लेकिन पाकिस्तान को उनका कोई जोड़ नहीं है, बस थोड़ी सी एक तरह से रवायती हरीफ बनते गए हैं पिछले दिनों में। आपको पता होगा 2019 के वर्ल्ड कप में जिस तरह से आखिरी ओवर में माद वसीम ने पाकिस्तान को मैच जितवाया था, फिर स्टेडियम में दोनों तमाशियों में झगड़ा हो गया था, इस तरह की चीज़ें, फिर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, तो इसलिए थोड़ा सा इस मैच की हाइप क्रिएट हो गई है। लेकिन मैं नहीं समझता, मैं ही समझता हूँ ये मैच जो है वन साइडेड होगा। सही है, बस हमारी उम्मीदें पूरी हैं कि आज का मैच भी इंशाल्लाह
पाकिस्तान जीते। चलेंगे अपनी अगली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं कि नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हफ्ते के अंदर अंदर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिराने का हुक्म दिया था, और अभी जो है हम देख रहे हैं वहाँ पर जो लोग थे उनके सामान की मुंतकली जारी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि जो मालिकान हैं उनसे वहाँ के रहने वालों का जो भी उनका नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। अब जब हमने देखा नस्ला टावर के बाद अब तजूरी हाइट्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है, और अदालत का कहना है कि ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, जिसे अभी ना रोका तो ये सिलसिला रुक नहीं पाएगा। इस हवाले से बात करेंगे। एक के बाद एक गैर कानूनी तजावुज़ात का मामला हमारे सामने आ रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तामीर कर दी जाती हैं, लोग उसमें रहने लगते हैं, और फिर उसके बाद जाकर पता चलता है कि ये इमारत जो है वो गैर कानूनी है, या ये किसी नाले के ऊपर बनाई गई है, या फिर जो पार्किंग एरिया आप ले लेते हैं उसके ऊपर बना दी जाती है। वाजिद साहब, इससे इस पूरे उसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा वो इंसान मुतासर हो रहा है जिसने बड़ी ही मेहनत से अपना घर पैसे जमा करके बनाया होगा। अब नस्ला टावर की अगर बात कर ले, उसके बाद तजूरी हाइट्स को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया है। क्या देखिए, कराची में 900 से ज़ायद इमारतें ऐसी हैं जो गैर कानूनी हैं, जो आगे अगर इस तरह का सिलसिला चला तो आगे जाके उनको भी टारगेट किया जा सकता है। लेकिन देखिए, इसमें गरीब आदमी का क्या कसूर है? वो अपनी बीवी का जेवर बेचता है, गाड़ी बेचता है, बच्चों को छोटे स्कूल में पढ़ाता है, अपने बैंक से लोन लेता है, अपना पेट काटता है, किसी तरीके से वो पैसे जमा करके एक प्लॉट लेता है, एक फ्लैट लेता है, और उसके बाद उसे तो देखें तहकीकात करने का कोई, क्योंकि जब हुकूमती इदारे उस चीज़ की अप्रूवल दे देते हैं, जिस फ्लैट में गैस कनेक्शन लग गया, जिस फ्लैट में बिजली का कनेक्शन लग गया, पानी का कनेक्शन लग गया, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की अप्रूवल है, जब भी तो कनेक्शन लगे हैं। जब वो सारा एतमाद करके वो फ्लैट खरीदता है, उसकी जानिब बढ़ता है, तो आखिर में उसको जाके पता चलता है कि जिस फ्लैट में वो रह रहा था वो गैर कानूनी था। तो इसमें गरीब ही पेश रहा है बेचारा। नस्ला टावर के भी रहायशी ये कह रहे हैं कि फ्लैट बेशक गिरा दें, लेकिन हमें पहले पैसे उसके वापस कर दें जो हमारे, और उसका मालिक बहुत पैसे वाला है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन वो थोड़ी सी फाइट इसलिए कर रहे हैं यहाँ के बिल्डर्स ताजिर कि अगर हमने इस वक्त मज़ाहमत नहीं की तो आबाद के जो कराची पाकिस्तान में बिल्डर एसोसिएशन की तंजीम है, उनके बहुत सारे बिल्डर्स के ऐसे फ्लैट हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोई लोचा है, कोई इशूज़ हैं, कोई तनाज़ात हैं, तो बारी बारी उसका भी टारगेट हिस्सा होगा। होना ये चाहिए था। देखिए, अगर आप कोई दुकान लेते हैं शहर में और आप हल्का से एक छोटा सा बोर्ड भी लगाते ना, तो केएमसी वाले आ जाते हैं, वो कहते हैं कि इसका साल का इतना टैक्स है, अगर आप ये पैसे नहीं देंगे तो आपका ये बोर्ड उतार लिया जाएगा। जब उन्हें वो दुकान में छोटा सा बोर्ड नजर आ जाता है और 1000 गज के प्लॉट पे इतनी बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है, वो उनको नजर नहीं आती। वो अंडर द टेबल सारे काम चल रहे होते हैं, लेकिन जब अदालत जागती है तो फिर उनको ख्याल आता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। अच्छा वाजिद साहब, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको रोकना होगा अभी, अगर अभी ये ना रुका तो ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। तो एक तरफ हम देखें तो ये भी सबक है, आइंदा जो लोग अपना घर बुक करवाने जा रहे होंगे लेकिन वो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जो लोग जो बिल्डर्स इस तरह गैर कानूनी मामलात में जो मुलव्वस रहते हैं उनको भी एक सबक मिलेगा ताकि आगे ये चीज़ रुक सकेगी। तो आप क्या समझते हैं, ये एक बेहतर फैसला है? देखिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका प्रॉपर्टी है। इस वक्त जो आपको पता है कि अगर आप कोई फ्लैट लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, बाद में उसकी कीमत बढ़ जाती है और आपके फ़ायदे भी होता है। तो इतना ज़्यादा जब देखें अखबार में इश्तहार आ जाता है जिस पर लिखा होता है SBC अप्रूवल, फला अप्रूवल, तो उसके बाद किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत रहती नहीं है। और बताया भी ये जाता है कि जब अगर फ़र्ज़ करें कि हर जगह से अप्रूवल आ जाती है, अब उसके बाद क्योंकि वो भाग भाग के KMC नहीं जाएगा, KDA नहीं जाएगा, SBC नहीं जाएगा, उसे पता है कि एक तरह से अप्रूवल मिल गई है तो फ्लैट खरीद लेगा। गरीब आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है, कारोबारी आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन ये उन इदारों की, देखिए मज़ा तो जब आएगा जब जिन इदारों ने इसके अप्रूवल दिए आप उनको लटकाएंगे, उनको सजा देंगे, उनको आप छोड़ देते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी जिसका पैसा लगा हुआ है उसको आप पकड़ लेते हैं। अच्छा वाजिद साहब, ये जब हम नस्ला टावर की हम बात करें तो अभी भी वहाँ के जो रिहायशी हैं कुछ ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं हम अपना सामान नहीं लेकर जाएंगे, अभी भी सामान की मुंतकली जारी है, लेकिन कुछ ऐसे रिहायशी हैं जो कि अभी भी इन्होंने अपना सामान नहीं निकाला है, उनको कोई ऑल्टरनेट नज़र नहीं आ रहा। तो हुकूमत की जानिब से क्या उनको कोई ऑल्टरनेट दिया जा रहा है? कोई मामला, क्या मामला सेटल? देखिए, सरकारी तहवील में तो ले लिया उस अपार्टमेंट को, और आज या कल में ये मामला भी हल हो जाएगा। अगर ये फ्लैट गिरता है तो यकीनन संडे ही इसकी डेट होगी, संडे को उसको कराए जाने का इम्कान है। उसकी वजह यह है कि संडे को शारा फैसल पे ट्रैफिक का फ्लो कम होता है, सड़क बंद करने में आसानी होगी, और उसके बाद इसको कराने में मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर संडे गुजर जाता है तो वर्किंग डे में बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसको अदालत ने एक हफ्ते के अंदर नोटिस दिया है।
पता नहीं क्यों अंदर से दिल कह रहा है कि शायद टावर ये गिरेगा नहीं। अच्छा, कुछ सेटलमेंट हो जाएगी इसकी? हो जाए तो अल्लाह करे, लेकिन क्योंकि अभी तक हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं है। और वाजिद साहब, ये भी कहा गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी, अच्छा अब पाकिस्तान में कह रहे हैं कि जितने भी ऐसे उनसे राब्ता किया गया, लेकिन इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि जिसको इसको जैसे नहीं उसको जब एक बिल्डिंग बन रही होती तो उसका गिराने का भी प्लान बाकायदा बनाया जाता है, आसपास थोड़ा डिस्टेंस होता है, और कह रहे हैं कि कोलेटरल डैमेज का भी खदशा है क्योंकि आसपास जो है वो एरियाज हैं और रोड्स हैं। तो किस तरह से इसको, अगर जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं है तो किस तरह से क्या तोड़ा जाएगा? इसको तोड़ने में तो बहुत टाइम लगेगा। FWO से कह रहे हैं कि इससे राब्ता किया जाएगा। खैर कमेटी बनी है, कमिश्नर ने काम किया है, लेकिन हो सकता है ये मामला थोड़ा डिले हो जाए, एक हफ्ते से बढ़ गया। जैसे कल तिजोरी हाइट्स का मसला जैसे आपने बताया था, उठाया था, लेकिन आज सुबह जो अदालत ने कहा है और कहा है कि जो मालकान है, बिल्डर है, उनके वकील को कहा है कि 1 महीने का आपको टाइम देते हैं, इस 1 महीने के अंदर तिजोरी हाइट्स को आप गिराएं। हालांकि तिजोरी हाइट्स आप देखेंगे गुलशन इकबाल में 13A में इसकी है और ये एक खाली प्लॉट पे बना हुआ था। इतना मुश्किल नहीं है उसको गिराना, अगर आप इसको बगैर बम धमाके की भी गिराएं तो 15 से 20 दिन के अंदर ही गिर जाएगी तिजोरी हाइट्स। लेकिन नस्ला टावर एक मजबूत टावर है और बन चुका है, 15 फ्लोर पे है और उसमें 100 से ज़्यादा फ्लैट है जिसमें 44 आबाद हैं, तो उसको गिराने में मुश्किल होगी। मे भी मुझे लगता है अल्लाह करे कि शायद टावर ना गिरे। सही सही। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूँगी वाजिद साहब आपसे कि हमने बात की गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से ही बात कर रहे हैं, तो ये जो इसके पीछे जो काली भेड़ें हैं जो इन्हीं के डिपार्टमेंट से मौजूद हैं, सेल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात कर लें, KMC, ज़ाहिर है इन बिल्डर्स को भी किसी ना किसी की सपोर्ट है, उनकी सपोर्ट के बगैर तो कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बना सकता। तो अदालत को, जो हमारा लॉ है, उन काली भेड़ों को पकड़ना चाहिए, नहीं आप समझते कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना ज़रूरी है? बिल्कुल, देखें सबको पता है कि कौन ये काम कर रहा है, कहाँ से अप्रूवल आती है, किस तरह से पहिए लगते हैं काम को और काम हो जाता है। जब आप मलिक रियाज को बहरिया टाउन की इतनी बड़ी ज़मीन अप्रूवल दे सकते हैं और उससे कहते हैं कि आप इतना पेमेंट करके आप इसको क्लियर करा लें और आपके घर नहीं कराए जाएंगे, तो इस टावर को या दीगर ऐसी चीज़ों को, देखिए मैं किसी गैर कानूनी चीज़ की सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसमें पिस आवाम पे रही है। इंसाफ तो वो होता है जो आवाम के फ़ायदे के लिए हो। इंसाफ ये नहीं होता कि फ़ला चीज़ को बम से उड़ा दो, फ़ला चीज़ को गिरा दो। अब पैसे इसलिए नहीं लगाते कि उनकी चीज़ों को बम से, वैसे ही कराची पे इतना जुल्म हुआ है गुज़िश्ता 30 साल के अंदर, एक एक चीज़ उनसे छीन ली गई है। अच्छी बात है कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे चालान करती है और होना चाहिए, अगर लोग हेलमेट नहीं पहनते और उनके कागज़ी कार्रवाई पूरी नहीं होती। लेकिन मसला ये है कि पूरे सिंध को छोड़ के कराची में क्यों होता है, पूरे सिंध को छोड़ के कराची में क्यों हेलमेट किया जाता है, हेलमेट की पाबंदी की जाती है? ठीक है, बड़ा शहर है, मेगा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन है, लेकिन मुल्क के दीगर शहर भी तो हैं, वहाँ पे भी तो आप इस तरह की कार्रवाई करें। सिर्फ बिजली गिरती है तो सिर्फ कराची के आवाम पे गिरती है। सही। तो अभी हम देखते हैं कि जो है जो नाले के ऊपर जो ज़मीन बनाई गई थी, गुजर नाला और वो जो महमूदाबाद, उसके ऊपर भी ऑपरेशन जारी है। और महमूदाबाद के हवाले से जो गैर कानूनी दुकानें हैं, उन्होंने जो चबूतरे आगे बना लिए थे, उसके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन जारी है। अच्छा, एक तो हम देखते हैं कि बिल्डिंग से गैर कानूनी तौर पर बन जाती हैं, कि गैर कानूनी ज़मीन पर बन जाती हैं। दूसरा एक ये कि आपकी जगह इतनी है और आप अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर वो ले लेते हैं, चाहे वो पार्किंग की ज़मीन हो, सर्विस रोड की हो, वो बना दी जाती है। और अक्सर हमने देखा है दुकानों, फिर सारी दुकानें तोड़ी जाती हैं। तो ये आवाम की भी तो कुछ गलतियां, या उन्हें भी तो सोचना चाहिए। देखिए, आवाम की गलती नहीं है इसमें, आवाम तो वहाँ पे शॉपिंग करने जाते हैं, चीजें लेने जाते हैं। नहीं, जो दुकानें हैं, हाँ, जो ताजिर हैं, देखिए ताजिर भी वही वाली बात, अगर वो थोड़े से भी आगे दुकान बढ़ाते हैं ना, जैसे मैं कल गुलशन में खाना खाने गया, उस जगह के मेरा काउंटर उठा के ले गए, हालांकि देखें ये मेरा चबूतरे के अंदर था, और तो खैर उस जगह के नेक्स्ट डे फिर उन्होंने माजरत करके वापस कर दिया। ये जितनी भी दुकानें बढ़ाते हैं ये पैसे दे के बढ़ाते हैं, महीना हफ्ता उनका जाता है, लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर आता है तो फिर वो महीना हफ्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। ये बड़े सगीर में मखसूस है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और इसका कोई हल नहीं है। अच्छी बात है कि सड़क पे जितनी भी गैर कानूनी पथारेदार है उनको हटाई जाए, लेकिन सिर्फ पथारेदार को हटाने का ये मकसद नहीं है कि जगह क्लियर होने से होगा कि जब आप वहाँ से सड़क से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ घंटों ट्रैफिक आपका जाम होता है, आपका वक्त ज़ाया होता है, वो फ्यूल आपका झोंका जाता है, आपका वक्त जाता है, आपका पैसा जाता है। इन सब चीज़ें बाज़ औक़ात तो आपने देखा पार्किंग ऐसी होती है, एक सड़क पे, मेन सड़क पे डबल ट्रिपल पार्किंग है, एक गाड़ी गुजरने की जगह है, लेकिन क्यों है कि उसमें उन्होंने दुकानें लगाई हुई है, दुकान पे खड़ी, दुकान के बाहर जो लोग खरीदारी करने आए
उनकी गाड़ियां खड़ी हैं। तो ये सब चीजें खत्म करें, शहरियों को रिलीफ दें, जो रिलीफ देने की जगह है वहाँ रिलीफ दें। बनस्बत आप वो काम करें जिससे गरीब का घर टूट। लेकिन महमूद बार बार मैं हमारे गेस्ट चेंज होते रहते हैं। सॉरी वाजिद साहब, आपने जैसे कहा कि ये जो थोड़ा जो आप दुकान के आगे भी जो चबूतरे बढ़ा लेते हैं, ये भी आप पैसे दे के बढ़ाते हैं। फिर अगेन वही बात आ गई, जो मुताल्लिका इदारे हैं उनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनको पकड़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एक जगह है उस पे इमारत डिज़ाइन है कि भाई 60 गज या 80 गज पे आप 3 मंजिला 4 मंजिला इमारत नहीं बना सकते। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि 4-4 5-5 मंजिला इमारतें बना दी जाती हैं। फिर ऐसे ही होता है, जो ये अप्रूवल देते हैं फिर वो मुझसे बाहर चले जाते हैं, फिर उनको नैब पकड़ता है, फिर वापस लाता है, इनको जेल में सज़ा होती है, फिर वो छूट जाते हैं। मसला ये है कि इनके पीछे होती है पॉलिटिकल पार्टीज जो इनको सपोर्ट करती हैं। हर बिल्डर का कोई ना कोई ताल्लुक है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से, जो उसको पैसे देता है, उसको ऑब्लाइज करते हैं। जैसे अब ये काम तिजोरी हाइट्स का है, किसका है सबको पता है, कामना टिसोरी का है। कामना टिसोरी कौन थे? एक ज़माने में एमकेएम में थे, उन्होंने एमकेएम को तोड़ने में उनका भी हाथ था और फारूक सत्तार को डुबोने में भी उनका हाथ था, है ना, कि हम तो डूबे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। खुद तो गए, फारूक सत्तार को भी ले गए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, किसी भी बिल्डर को उठा के देख लें, उनके पीछे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ होता है। ये उनसे काम करवाते हैं, उनसे ज़मीन लेते हैं। ऐसे ऐसे बिल्डर भी यहाँ से उठाए गए हैं जो बहुत करोड़ों रुपए दे के छूटे हैं। गैर कानूनी तौर पर उन्होंने पे किया है पैसा, उसकी वजह ये कि उनको काम करने की परमिशन मिल जाती है उसके बाद। सही, बिल्कुल आपने सही कहा। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं सिटी एट 10 में। मैं हूं ज़हरा रज़ा और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद असफानी साहब, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। बात करते हैं और बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। महंगाई के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे चीनी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि चीनी की कीमत जो है मज़ीद 5 रुपये फ़ी किलो दुकानों में महंगी हो गई है। इस हवाले से बात करते हैं। सर, यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा जो आम परचून की दुकानें, वहाँ पर चीनी 5 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई है। और क्या कहेंगे सर, अब हम हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि चीनी की जो कीमत थी 100 रुपये से नीचे आ जाएगी, लेकिन ये तो बढ़ती जा रही है। देखिए, सिर्फ चीनी ही रह गई थी जिसकी कीमत नहीं बढ़ी थी, और चाहे वो आटा हो गया, तेल हो गया, चाय की पत्ती, यानी जितनी भी परचून की दुकान में चीज़ें मिलती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। और इसका सारा रिजल्ट पेट्रोल और डॉलर की कीमत बढ़ने से भी होता है। और देखें, इस वक्त चीनी की कीमत बढ़ने की कोई वजह ऐसा नहीं थी ना। इस वक्त गर्मियों का सीज़न था कि चने शरबत ज़्यादा पिए जा रहे हैं। उनके पास एक वजह है फवाद चौधरी साहब के पास। तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच जीत गए। उन्होंने कहा 250 रुपये की भी चीनी हो जाए तो हम लोग सेवैयाँ बना के खिलाएंगे। बिल्कुल, ये ऐसे ही है कि डॉलर इतना बढ़ जाए जब भी हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, या पेट्रोल इतना बढ़ जाए जब भी हुकूमत को सपोर्ट। देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनको तो चीनी की 125, उनको तो इस कीमत का भी अंदाज़ा नहीं है कि कितनी कीमत है, क्योंकि उनके यहाँ जो सामान आता है, राशन आता है, वो हमारी तरह देख के, बिल देख के या अपनी जेब देख के राशन नहीं खरीदते हैं। तो गरीब की जो इस वक्त हालत है, उस वक्त उसका पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर या हुकूमत के लोगों को नहीं अंदाज़ा है। लेकिन जो गरीब इस वक्त पिस रहा है, देखिए, इस वक्त अदालत को इस चीज़ पर नोटिस लेना चाहिए कि जो कीमतें बढ़ रही हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। और ये 125 जो आपने बताया रिटेल में मिल रही है, ये बाज़ जगहों पे 125 मिल रही है, कहीं 128 मिल रही है, कहीं 130 मिल रही है। और ये जो 125 भी मिल रही है कि उसमें भी इनको प्रॉफिट होगा, यानी 1-1 किलो चीनी पे 8-8, 10-10, 15-15 रुपये प्रॉफिट रख रहे हैं। ये बस इसे कहते हैं कि इनफ हो गया है, और ये बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई और आवाम बिल्कुल बिलबिला उठी है इस पर। सही। अच्छा वाजिद साहब, हमने देखा डॉलर की अगर कीमत देखें तो उसमें थोड़ी कमी आई है, 174 से 172 रुपए के ऊपर आया। तो शुक्र है अल्लाह का। तो इसका कोई इम्पैक्ट आएगा आपको चीज़ें सस्ती होने का? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। देखिए, हमारे यहाँ जब चीज़ें बढ़ जाती हैं तो फिर बढ़ जाती हैं, वो वापस मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। जब पेट्रोल भी एक ज़माने में काफ़ी बढ़ गया था, उसके बाद फिर कम हुआ, तो जो बसों के ट्रांसपोर्ट के किराए वो कभी भी कम नहीं हुए। रिक्शा आपने तो देखें, कैब भी अगर कभी की होगी, जो जितनी कैब सर्विस है प्राइवेट आपने की होगी, कभी भी उसके रेट बढ़े नहीं है। एक बाइक की एक सर्विस है जो मोटरसाइकिल की है, वो आज से 3 महीने पहले उसका एक कम से कम किराया अगर 60-70 बनता था तो वो 100+ पे चला गया है। यानी एक जो गरीब की जो सबसे कम सस्ती सवारी है बाइक, उस पर भी इतना पैसा बढ़ गया है। तो वो आवाम, वही कह रहा हूँ कि बस अल्लाह से दुआ ही कर रहा है कि किसी तरीके से ये महंगाई कम हो, और तो कोई तरीका नहीं है।
बाजी साहब, चीनी की हम बात करें और चीनी की कीमत जो है वो 2 हफ्ते में 116 रुपये फ़ी किलो पहुंच गई है मेरे ख्याल से। तो अब क्या करें आवाम जो हाँ होलसेल कीमत जी 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 जी। और यूटिलिटी स्टोर्स पे तो वैसे चीनी और ये सारी चीज़ें ना होने के बराबर हैं। बेचारे पहले ही लोग परेशान हैं महंगाई से, फिर वो लंबी लंबी लाइंस लगा के खड़े रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब नंबर आता है तो पता चलता है चीनी दस्तयाब नहीं है वहाँ पर। ये तो बड़ा अलमिया है और मैं वही क्या करें, मिठास को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। वैसे मिठास बहुत ही कम रह गई हमारी ज़िंदगी में। देखिए, ये कोई ना रमज़ान का सीज़न है कि शरबत बन रहा है, ना ये ऐसा कोई गर्मियों का सीज़न है कि जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी की ज़रूरत है। अब ये पीछे से ही जो चीनी माफिया है ना, आपको पता है मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान को ज़्यादातर कंट्रोल माफियाज करते हैं, चाहे वो खाने पीने के मामलात में हो, फ्यूल के मामलात में हो, हर इदारे में ये लोग बैठे हुए हैं। ये सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। अब चाहे वो अराजी वाला मसला हो, देखिए बिल्डर को इसमें अभी फ़िलहाल कोई नुकसान नहीं है, आगे जाके कितना वो एडजस्ट करता है, किस तरह से उसको ही थोड़ी सपोर्ट की जाएगी, लेकिन आवाम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं की जाती। सही। तो वाजिद साहब, आपका क्या है, आप अमल कर रहे हैं इसमें? 9 दाने आपने चीनी के कम कर दिए चाय में अपने? कोशिश होती है, कुछ कमी बेशी हो रही है, कोशिश होती है कि जब जुनून चढ़ता है कि बगैर शक्कर की चाय पियेंगे तो कुछ अरसे चाय पीते बगैर शक्कर की, उसके बाद फिर दोबारा से अपने रूटीन में आ जाते हैं। चलिए, एक फ़ायदा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं वो शायद अपने ज़िंदगियों से मीठा थोड़ा कम कर दें, लेकिन अपने रवैयों से ना करिएगा, क्योंकि जिस तरह के हालात तल्ख चल रहे हैं, इंसान के रवैये भी तल्ख होते जा रहे हैं। अच्छा वाजिद साहब, ओवरऑल अगर हम बात करें, महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है और पेट्रोल प्राइसेस हम देख रहे हैं मुसलसल हर 15 दिन बाद जो है एक नया बम गिरता है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। ऑब्वियसली जब फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो हर चीज़ पर उसका इम्पैक्ट आता है। मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है 3 सालों में, क्या समझते हैं कि आगे कुछ बेहतरी आने का खदशा है या ये महंगाई बढ़ती जाएगी? 3 साल में तो कोई बेहतरी नहीं आई है। अच्छा, हुकूमत भी अपने तौर पर कोशिश करती है, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम आवाम में बुरे बने और हम उनकी नज़रों में अपने आप को ख़राब तस्वर अपना पेश करें ताकि अगले इलेक्शन में जाए तो हमें वो मुंतखब ना करें। वो कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन चूंकि ये तजुर्बेकार नहीं थे, अब तो खैर इनको तजुर्बा हो गया 3 साल में, अब तो इन्हें कुछ संभल के ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा देखें आवाम की फलाह के लिए काम करें, महंगाई में कमी करें, लेकिन वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। अब फिर कह रहे हैं कि पेट्रोल पे प्राइस बढ़ने वाले हैं तो ये महंगाई तो कम नहीं होगी, तो लामहला हम हुकूमत को इल्ज़ाम देंगे। ये ऑलरेडी पहले की में हुकूमत कर चुके थे 5 साल, इनको तजुर्बा था हुकूमत चलाने का और काफ़ी उन्होंने तजुर्बेकार लोग भी रखे जो पिछले पार्टीज के थे, लेकिन रिजल्ट उसमें 0 ही आ रहा। अब लोग ये नहीं कह रहे कि साहब, अभी हम बात करें तो आज 29 अक्टूबर को भी पीपल्स पार्टी की जानिब से भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज है, PDM भी एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी भी एहतजाज कर रही है, तो इसका कुछ प्रेशर आएगा हुकूमत पर या नहीं आएगा? कोई उनके कान पे जू नहीं देंगे? देखिए, जब तक हुकूमत को सपोर्ट हासिल है मुख्तलिफ इदारों की तो हुकूमत को इशू नहीं होगा। वो अपने दीगर इशूज़ में फंसी हुई है, अपनी बाकी चीज़ें मामला देख रही हैं, लेकिन ये जो जितने भी प्रोटेस्ट हैं इन सब की कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं होगा, इन सबसे कोई असर नहीं पड़ेगा। सही। मेरे ख्याल है अब आवाम को ही आवाम तो वैसे ही एहतजाज कर रही है। आवाम कैसे बाहर निकले, उसको अपनी रोजी रोटी की पड़ी होती है, लेकिन वाजिद साहब, आवाम ही मेरे ख्याल है कुछ चेंज ला सकती है और हमें अपने हक के लिए खुद ही लड़ना होगा। क्योंकि अपोजिशन की बात की जाए तो उनके भी अपने अपने मकासद हैं, वो कोई आवाम के हक में तो नहीं बाहर निकल रही है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। आपको PIA जो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है उसको रवा माली साल के पहले 9 माह में 42 अरब 72 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है। कौमी एयरलाइन है। और वाजिद साहब, जब भी हम देखते हैं कि हमारा जो नेशनल एसेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान स्टील मिल थी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गई, अब ये है PIA, हमेशा हम सुनते हैं खसारा खसारा, इसकी वजह क्या है? क्या मैनेजमेंट जो वहाँ की इंतज़ामिया है उसकी नाअहली है या करप्शन का सिलसिला है? क्या वजूहात हैं? देखिए, 10 जनवरी 1955 को ये पहले ओरिएंट एयरवेज थी, उसको बदल के PIA कर दिया गया और उस वक्त ये पाकिस्तान क्या एशिया की बेहतरीन एयरलाइंस में इसका शुमार हुआ करता था। और हमारे यहाँ के जो PIA के मुलाजिम थे, जो पायलट थे, वो दीगर ममालिक में जाके जितने भी ये एसोसिएशन थी उनको तरबियत दिया करते थे पायलट्स को। एमिरेट्स एयरलाइन को बनाने वालों में PIA वालों का बहुत हाथ है। लेकिन जब उसके बाद 60s के बाद 70s में जब पॉलिटिकल पार्टीज आई, इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, जो पॉलिटिकल भर्तियाँ हुई हैं
उन्होंने गुज़िश्ता 50 साल में इस इदारे को भी तबाह कर दिया। हालांकि इसको संभालने की बहुत कोशिश की गई लेकिन ये फिर नीचे से नीचे आता गया। आज तक इसमें पॉलिटिकल भर्तियाँ होती हैं, जितने भी इसके मुलाजमिन हैं उनमें से 80-90% जो है वो पॉलिटिकल तौर पर आते हैं। अभी जो इसमें खसारा हुआ है उसमें इसकी एक वजह कोविड भी है। देखिए बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, बहुत अरसे तक PIA नहीं उड़ान हासिल कर सकी है, बहुत सारी फ़्लाइट्स खाली गई हैं, बहुत सारी फ़्लाइट्स में बहुत कम पैसेंजर गए। तो ये जब आप फ्यूल तो उसको उतना ही खर्च होता है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें हालात होंगी, जब हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर PIA पे भी पड़ेगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ और गैर कानूनी जो बहुत ज़्यादा इजाफी भर्तियाँ हैं, अगर इस तरफ थोड़ी तवज्जो की जाए, लेकिन बात ये कि जब इजाफी भर्तियों को निकालेंगे तो फिर ये शोर उठेगा, जी मीडिया में ही शोर उठता है कि आपने लोगों को मुलाजमत से बेदखल किया गया। लेकिन ये देखना चाहिए कि कितने इसमें अहल लोग हैं। हमारे तो बहुत सारे पायलट्स ऐसे थे जो जाली क्या नाम है डिग्रीज़ के बाद उन्होंने PIA में मुलाजमत इख्तियार की और उसके बाद उन्होंने जहाज़ उड़ाए। तो ये भी हमारी बहुत बदनामी रही है किसी ज़माने में। अच्छा वाजिद साहब, आपने बात की कि कोविड की वजह से भी PIA की जो है नुकसान हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले साल की अगर बात करें उस वक्त ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी आने जाने पर। उस वक्त 74 अरब 36 करोड़ PIA की आमदनी थी, लेकिन अब जब फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया उसके बाद नुकसान ही नुकसान। उसके बाद भी नुकसान है। देखिए अभी भी ओवरऑल पूरा आपका जो है मिशन जो है आपका वो पूरा नहीं चार्ज हुआ है। तो आपको पिछला जो गैप आया था उसको पूरा करने के लिए जो पिछला वाला जो आपका कोविड वाला था उसमें उसके बैक वाले जो साल थे उसके आपको प्रोवाइड मिले थे। जी जी, लेकिन इस बार तो जिसे कहते हैं ना कि अभी भी आपके फ्लाइट्स ऑपरेशन पूरे 100% ओपन नहीं हुए हैं। बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ आपकी फ़्लाइट्स नहीं जा रही हैं और अभी भी SOPs की पाबंदी करते हुए फुल पैसेंजर्स नहीं बिठाए जा रहे हैं। तो ये तो आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इसमें PIA को हुकूमत को बैठ के कुछ सर जोड़ के बैठना चाहिए, क्योंकि देखिए इस इदारे को भी निष्कारी की बात की जा रही थी। हमें चाहिए कि हम इस इदारे को बचाएं, इसके लिए काम करें। ये पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान का नाम है। और सर एक तो ये फैक्टर है, दूसरा जो वहाँ की जो इस बाकमाल सर्विस के लाजवाब इंतज़ामिया है उनका भी कोई फ़र्ज़ है, क्योंकि एक जो बहुत ज़्यादा भर्तियों जो इनकॉम्पिटेंसी है वो भी एक बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल से इसके जो जिस तरह के खसारे में। देखिए ये तो आपको पता है पाकिस्तान के हर इदारे में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। किसी ज़माने में पाकिस्तान का जो किसी क्रिकेट बोर्ड का सरबराह हुआ करता था वो अब्दुल हफीज़ कारदार या ER कार्नेलियस, रमीज़ राजा, ठीक है बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा उनका एडमिन में काम नहीं है। लेकिन ठीक है जिस तरह बाकी चीज़ें चल रही हैं उसी तरह PCB पे चल रहा है। आप देखें 40s 50s 60s में उन इदारों के सरबराह कौन थे और अब इदारों के सरबराह कौन हैं, पहले हुकूमती उहदेदार कौन थे, उन शख्सियात का आप लेवल देखें और आज की शख्सियात का लेवल देखें, तो जब ऐसे लोग इदारों को चलाएंगे तो इदारे खुद ब खुद नीचे ही आएंगे। सही, बिल्कुल सही कहा। और मेरे ख्याल है जितने भी हमारे कौमी असासा है, जो नेशनल एसेट्स हैं, उनको मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हमारी पहचान है। बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा। चलेंगे अपनी अगली स्टोरी की जानिब और आपको बताते हैं कि मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की जानिब से जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। और इस फेयर का मकसद जो बेसिकली था वो ये था कि तलबा और तालिबात को मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में आगाही देना कि उनको आगे आने वाले अपने फ्यूचर में करियर के हवाले से क्या चीज़ डिसाइड करनी है ताकि वो अपना करियर का बेहतरीन फ़ैसला कर सकें। और ये बात करते हैं इस हवाले से क्योंकि एक बड़ा मसला है हमारे नौजवान का, वो पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन आगे जब मेजर्स की बारी आती है, जब उन्हें करियर चूज़ करने की बारी आती है, तो वो कभी माँ बाप का प्रेशर, कभी सोसाइटी का, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते। तो इस हवाले से ये फेयर का इनेकाद किया गया था और उनको आगाही देने के हवाले से कि वो बेस्ट से बेस्ट अपने करियर में चूज़ कर सकें। मज़ीद जानते हैं आपसे वाजिद साहब। जी वाजिद साहब, देखिए मैं बताऊं, पाकिस्तान के क़याम से पहले इस शहर में हिंदुओं, पारसियों और अंग्रेज़ों ने बहुत काम किए थे। हाँ। लेकिन पाकिस्तान के क़याम के बाद इस शहर में सबसे ज़्यादा जो फलाह व बहबूद का काम किया किसी कम्युनिटी ने, तो वो मेमन कम्युनिटी ऐसी थी जिसने बहुत काम किया। ये वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन इस शहर में फलाही काम और आवाम की भला के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है। ये जो कल जॉब फेयर थी ये बहुत ज़रूरी है इस शहर के बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए वैसे ही सरकारी मुलाजमत के लिए दरवाजे इस शहर के लोगों के लिए बंद है और जितने भी यहाँ पे सरकारी मुलाजमत हैं वो आउट ऑफ सिटी जितने भी लोग हैं वो आके यहाँ पे अवेल करते हैं, यहाँ पे जॉब करें, काम करें।
इस तरह के जॉब फेयर में कल जो ये जॉब फेयर की जो एग्जीबिशन लगी हुई थी मेमन इंस्टीट्यूट में जो करंगी में वाक़ है 5 नंबर पे, उसमें हज़ारों बच्चे हमने ऐसे देखे जो वहाँ पे आए और 50 से ज़्यादा जो निजी कंपनीज थी वहाँ पे उन्होंने अपने आके ना सिर्फ सीवीज़ ड्रॉप की बल्कि उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। कोई अकाउंट्स वाला था, कोई क्या नाम है मेडिकल वाला था, कोई इस तरह के बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे थे जो बात कर रहे थे। अच्छा लग रहा था। मेमन फाउंडेशन जो है ये अपने इंस्टीट्यूट के तहत ना सिर्फ स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कराती है। कल उन्होंने 100 बच्चे ऐसे थे जो पास आउट थे और जो काम कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल ऐसे थे उन्हीं बच्चों के जो मेमन फाउंडेशन मेमन इंस्टीट्यूट से पास आउट थे और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के कारोबार शुरू किए हुए थे, अपने स्टॉल लगाए हुए थे। अच्छा। और देखने से बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, सही। अच्छा वाजिद साहब, करियर काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो वो कितनी ज़रूरी है बच्चों के हवाले से? बहुत ज़रूरी है। देखें हमारे यहाँ नहीं, वही आपने जिस तरह शुरू में बात की थी कि बच्चों को पता नहीं होता है कि उसने जाना कहाँ होता है। बाप की फरमाइश होती है कि बेटा ये बने, माँ चाहती है ये करे, बेटी की ख्वाहिश कुछ और होती है, लेकिन वो अपने माँ बाप की ख्वाहिश के आगे एहतराम करते हुए अपने बड़े भाई बहन के, या देखता है भाई क्या बन रहा है तो मैं भी वो बन जाता हूँ। उसको पता नहीं होता कि उसने कहाँ जाना है। तो कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और इस तरह की जॉब फेयर कराची में और भी होनी चाहिए। कल एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने भी ऑलरेडी जॉब फेयर की हुई थी, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे यहाँ जो यहाँ से वोट लेती हैं, वहाँ से जो यहाँ पे एक्टिव होती हैं, जिनके एमएनए एमपीए सेनेटर यहाँ से मुंतखब होते हैं, वो क्यों नहीं जॉब फेयर कराते? वो अपने यहाँ के बच्चों को अपने पॉलिटिकल पावर यूज़ करते हुए उनको जॉब दिलवाएं, उनसे बात करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें। सिर्फ अपनी तलबा तंजीमों में उनसे काम करवा के, उनसे एहतजाज करवा के बैनर लगवाना उनका काम नहीं है। उनको जॉब दिलवाने भी सबसे बड़ा काम है, जो शहर के लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला है। बिल्कुल। रोज़गार के मौके अगर हम देख लें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% तक चला गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये भी बताइए वाजिद साहब, एक तो हमने बात की कि कभी कभार बच्चे जब जॉब की तरफ जाते हैं तो डिसाइड नहीं कर पाते, माँ बाप का प्रेशर। दूसरी वजह, एक बड़ी वजह ये है कि जो उन्होंने प्रोफेशनल डिग्री ली होती है उसके हिसाब से उनको रोज़गार के मौके नहीं मिलते। तो कोई आप देख लें बीबीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, प्रोफेशनल डिग्री उसके पास है, लेकिन वो कोई छोटा सी दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में उस पोस्ट पे नहीं, किसी और पोस्ट पे है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है नहीं? ये अलमिया है। देखिए शहर में जॉब्स कम हो रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। जितने भी यहाँ पे इदारे इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं वो अब नए खुलने वाले बहुत कम हैं। ज़्यादातर जितने भी यहाँ पे काम है वो बाहर शहर से जा रहा है। उसकी वजह है कि शहर के हालात अभी भी स्टिल इतने बेहतर नहीं हुए। गुज़श्ता 10-15 साल में जितने भी यहाँ पे इशूज़ थे उसकी वजह से बहुत सारे इदारे यहाँ से काम छोड़ के चले गए। सरकारी इदारे तो यहाँ पे मौजूद हैं फिर भी, लेकिन प्राइवेट नए इदारे कम खुल रहे हैं। जितने भी खुलते हैं उसमें अब देखें, अगर किसी ने MBA किया हुआ है, उस बेचारे को बैंक में जॉब मिल रही है और उसको अपनी फील्ड में नहीं मिल रही है तो वो वहाँ पे जाएगा। किसी ने अकाउंटिंग की हुई है लेकिन अगर उसको किसी प्राइवेट फर्म में जॉब मिल रही है और वो किसी मेडिकल फर्म में जा रहा है तो वो जाएगा, उसे पैसे चाहिए। क्योंकि कराची जैसे शहर में घर में अगर 5 लोग रहते हैं तो 3 लोगों का वहाँ पे नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। एक आदमी कमा के पूरे घर को नहीं खिला सकता। अगर उसका घर रेंट का है तो और ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं तो और ज़्यादा। बाज़ औक़ात तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो आज भी 2-2, 3-3 जॉब्स कर रहे हैं। अच्छा वाजिद साहब, जब आप यहाँ पर गए और वहाँ पे जब आप स्टूडेंट से मिले तो वहाँ पर आपने कितनी उन लोगों में क्या देखा, कितनी जॉब इनसिक्योरिटी है उन लोगों? बच्चे बस इतने बेताब थे कि जैसे आज हम CV ड्रॉप करें, कल हमें कॉल आ जाए, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ज़ाहिर है सैकड़ों की तादाद में एक कंपनी के पास CVs आ रही थी और सारे बहुत अच्छे मार्क्स पे बच्चे पास आउट थे। हमने बात भी की वहाँ पे कंपनी से, उन्होंने कहा देखिए हमारे पास 4-6 जॉब्स निकलती होंगी साल में। अगर हमारे पास 2000 एप्लीकेशन आ रही हैं या 500 एप्लीकेशन आ रही हैं तो हम सबको अप्लाइज नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी यहाँ पे बढ़ी हुई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब उबर, करीम और बाइकें चलाने पे मजबूर हो गए, कुछ इस तरह की काम कर रहे हैं। हमने तो आपने खुद बहुत दिन आए दिन ऐसे अखबारात में खबरें देखी होंगी। जी बिल्कुल, हमने ऐसी खबर हमने देखी, बाकायदा न्यूज़ में दिखा रहे थे कि MBA करने वाले ने रेडी लगाई थी और देखिए वो कहाँ जाएंगे। हाँ, बड़े ही तकलीफ़ की बात है जब आप पूरी मतलब अपना 16 साल आप मेहनत करते हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, आपके माँ बाप की मेहनत, आपका पैसा लगता है, आपका टाइम लगता है, उसके बाद जब जॉब करने का वक्त आता है तो आपको रोज़गार के मौके मौजूद नहीं है, तो आप उस जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाते। लेकिन डॉक्टर्स इतनी मुश्किल पढ़ाई पढ़ते हैं, इतने साल पढ़ते हैं, उसके बाद उनको जॉब मिलती है 8000 की, 10000 की, 12000 की, तो वो देखते हैं इससे हमारा गुजारा नहीं होगा। तो इससे अच्छा अगर हम कोई रेडी लगा लें, हम कोई दुकान खोल लें, उसमें हमें ज़्यादा अपना बिजनेस कर लें तो एंटरप्रेन्योर काफ़ी तो उसमें उनको देखिए अभी अपनी फील्ड से ज़्यादा पेट भरना, अपना घर का खर्च चलाना वो ज़्यादा ज़रूरी है।
बहुत सारे मास्टर्स जो होते हैं वो पास आउट होते हैं, एमफिल होते हैं, उनको सही। जॉब नहीं मिलती है, फिर अपनी बिल्कुल फील्ड छोड़ आपने- के किसी और जगह चले जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब आपका, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और इम्पॉर्टेंट मौज़ूआत के हवाले से बात की। मज़ीद भी बात करेंगे, कुछ शामिल करेंगे नए टॉपिक्स को। कहीं मत जाइए, देखते रहिए CTI 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं CTI 10 और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अब बात करते हैं कुछ आपकी सेहत के हवाले से। मौसम सरमा की आमद है और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो कुछ बीमारियाँ भी अपने साथ लाती है। कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि सर्दियों के मौसम में उभर कर सामने आ जाते हैं, यानी एग्रीवेट हो जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर फ्लू है, इन्फ्लुएंज़ा है और एलर्जीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा एक और मसला जो कि जिनको जोड़ों का दर्द होता है, जिनको जोड़ों, हड्डियों या फिर पट्टों का यानी मसल्स का पेन होता है, वो सर्दियों में बढ़ जाता है और स्टिफनेस काफ़ी होती है, सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है और स्टिफ आपकी जो जॉइंट्स हैं वो भी और आपके मसल्स भी काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं सर्दी की वजह से। तो ये बात पहले तो कितनी वैलिड है ये जानेंगे, और अगर है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं इस पेन से बचने के लिए। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शबाज ने, जो कि न्यूरो मस्कुलर एक्सपर्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शबाना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर शबाना? बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों के मदद के लिए हाजिर हूँ सुबह सुबह। थैंक यू डॉक्टर शबाना। अच्छा ये बताइए डॉक्टर शबाना कि जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम है, एलर्जीज़ हैं कुछ इस तरह की, वो उभर जाती हैं। इसी तरह जिनको पेन होता है, ख़ासतौर पे जोड़ों का दर्द है, जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, या मसल्स यानी पट्ठों का जिनको दर्द होता है वो बढ़ जाता है। और सर्दियों में अक्सर बूढ़े जो हमारे घर के बुज़ुर्ग अफराद हैं वो भी शिकायत करते हैं कि उनके पट्ठों और जो जोड़े हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो ये इसका क्या हल हो सकता है और इसकी वजूहात पे पहले हम जाएंगे कि इसकी वजह क्या है। बिल्कुल, सर्दियों में अक्सर जो लोग एजुकेटेड नहीं भी हैं, आपने देखा होगा बड़े बूढ़े भी हमेशा यही कहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, हड्डियों का दर्द बढ़ जाता है। बिल्कुल, मेडिकल साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करती है। होता ये है कि जैसे जब हम चल फिर रहे हैं या बैठे हैं तो हमारे ऊपर एयर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कहते हैं और उसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। ये प्रेशर इस तरह से हमें होल्ड किए हुए होता है, हमारे मसल्स को, हमारी बॉडी को यूं करके होल्ड किए हुए होता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो हैं वो एक अलाइनमेंट में होते हैं। जैसे अगर हम बालों को रिबन से या किसी चीज से बांधे तो वो एक अलाइनमेंट में सीधे रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारे मसल्स जो हैं वो बिल्कुल गर्मियों में एयर प्रेशर ज्यादा होता है तो हमारे मसल अलाइनमेंट में रहते हैं। लेकिन जैसे सर्दियां आती हैं, एयर प्रेशर या बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स जो है वो फैल जाते हैं। जब ये मसल्स फैलते हैं तो हमारे फैलने की वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और इनकी साइड्स पे जो है हमारी नर्व वेंडिंग होती है। नर्व वेंडिंग का काम होता है हमारी दर्द की सेंसेशन को लेके जाना। तो ये हमारी नर्व्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। जाहिर है एक चीज छोटी है, इतनी सी जगह में जब वो फैलेगी तो जगह उसकी फैल जाएगी ना, तो जॉइंट के ऊपर ये जोर डालना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है एयर प्रेशर कम होने से हमारे जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाता है। एक रीजन तो ये है। दूसरी रीजन इसकी ये है कि अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में जो है हमें कोशिश ये होती है हमें गर्मी मिले। गर्मी मिलने के लिए हम लिहाफ है, कंबल है, उसमें काफी देर तक सुपड़ के बैठे रहते हैं और हम मूवमेंट नहीं करते, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि गर्मी, तो उसकी वजह से जब हम यूं करके सुपड़ के बैठते हैं, हमारे शोल्डर, हमारी गर्दन, हमारे सर में जो है वो एकदम से स्टिफनेस आ जाती है और घंटों हम लेटे रहते हैं। घंटों लेट के हम टीवी देख रहे होते हैं सर्दियों में, तो उससे जो आम लोग हैं उनके मसल्स और तो स्टिफ होते ही होते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी जो है डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है या जोड़ों के दर्द के आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, तो उनका क्या, उनको तो वैसे ही मूवमेंट हम कहते हैं हर 15 मिनट के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करें, लेकिन वो इस तरह से घंटों लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स में पेन जो है वो बढ़ जाता है। एक और थर्ड वजह ये होती है कि सर्दियों में जो है विंटर वेट गेन। विंटर वेट गेन का मतलब ये होता है कि सर्दियों में हम वो खाने खा रहे होते हैं मजे के, जो कि आपको पता है हमारे यहाँ तो हलवे और ये सारी चीजें सर्दियों में ही बनती हैं, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स।
ये सारा वेट बढ़ाने का बायस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी वेट गेन कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, गैर महसूस तरीके से जो है हम खा रहे होते हैं, मूवमेंट हमारी होती ही नहीं है और हमारा वेट बढ़ता जाता है। जब हमारा वेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो जोड़ों के दर्द के मरीज हैं उनके जोड़ों के ऊपर, स्पेशली घुटने के जोड़, टखने के जोड़, इनके ऊपर जो है वजन बढ़ता जाता है और उन्हें इसी उसमें जो है वो तकलीफ जो है इंक्रीज होती रहती है। और उसके अलावा पानी का ना पीना, फोर्थ जो रीजन है वो ये कि पानी, आप सर्दियों में आप पानी कम पीते हैं, जब आप पानी कम पिएंगे तो ऑफ कोर्स जो है वो आपके ऊपर इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम होता है। और एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, और उसके अलावा सनलाइट जो है वो बहुत जरूरी है। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी भी हो जाती है घरों में, कमरों में, क्योंकि आजकल तो फ्लैट सिस्टम है कराची में, तो उसकी वजह से हम बाहर तो निकलते नहीं। सही सही। तो डॉक्टर शबाना, ये सारी वजूहात थी जो कि दर्द जो कॉज करती हैं। इसके अलावा अगर मैं ये जानने की कोशिश करूं कि ये तो वजूहात थी, लेकिन अब अगर हम इसका एहतियाती तदाबीर की तरफ जाएं, जैसे जो अक्सर लोग होते हैं सर्दियों में ये शिकायत करते हैं कि मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, पट्टे जब सुबह सो के उठते हैं तो अकड़े हुए होते हैं, और उन पर अगर जॉब पे जाना है या स्कूल जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो वो उनको बड़ा टाइम लगता है इस चीज़ में। तो उसके लिए क्या किया जाए? क्या हॉट शावर लिया जाए या हीट पैड का इस्तेमाल किया जाए? वो क्या आप सजेस्ट करेंगी? बिल्कुल, मॉर्निंग स्टिफनेस तो होती है, लेकिन देखिए असल में मसला ये होता है कि हम जितना ज्यादा नेचुरल चीजों पे रहें, अपनी बॉडी को वर्क करने दें, उतने ज्यादा हम हेल्दी रहते हैं। अगर हम इन चीजों के ऊपर आ जाएंगे, अगर हमसे उठा नहीं जा रहा, अगर हम हेल्दी भी हैं और हमारी हरकतों की वजह से, ना मूव करने की वजह से जो है हमें दर्द हो रहा है, तो हम हीट पैड और ये चीजें क्यों इस्तेमाल करें? कोशिश यही करें कि आप जो है सुबह जब उठते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उठने से पहले आप बिस्तर पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, मतलब आपने अपने हाथों को मूव कर लिया, पैरों को आपने मूव कर लिया, बॉडी को रोलिंग मूवमेंट कर ली। उसके बाद जो है उठ के सबसे पहले फजर के वक्त आप उठें, उठ के नमाज पढ़ें, आपकी एक्टिविटी ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर आप 15 से 20 मिनट की वॉक, जैसे WHO कहती है 30 मिनट्स की वॉक जो है वो 5 डेज इन अ वीक। ये सारी चीजें जो है रिसर्च बेस्ड है। इनका मतलब ये होता है कि ये हजारों लोगों पे रिसर्च की जाती है कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से इंसान हेल्दी रह सकता है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं। और आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, कोशिश करें कि आप जो है वो अपने आप को हेल्दी डाइट पे रखें। सीजनल वेजिटेबल्स देखें, अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी सर्दी हो, आज सुबह उठेंगे आप हेल्दी और फ्रेश उठेंगे। अगर आपने सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, सीजनल फ्रूट्स में आपने विटामिन C का इस्तेमाल जो है वो आपकी बॉडी को दिन भर में, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई, ये आपकी बॉडी को हील करता है विटामिन C। लेकिन विटामिन C जो है वो वाटर सॉल्युबल है, हमारी बॉडी में रुकता नहीं है, इसे हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना होता है और इससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। विटामिन D को है, हम वेजिटेबल लें, पोल्ट्री या डेयरी प्रोडक्ट्स लें, ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें। ये सारी वो चीजें हैं कि अगर हम उसको दिन में इस्तेमाल करेंगे तो सुबह जब हम उठेंगे तो ऑलरेडी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करें और उसके बाद जो है हंसते खेलते हुए उठ जाएं। सही सही। यानी कि आपने बताया कि हम जो मूवमेंट नहीं करते उससे भी हमारे जो पेन है वो बढ़ता है, और अगर जिनको मॉर्निंग स्टिफनेस का प्रॉब्लम है और वो सुबह उठ के थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें तो वो उससे उनको रिलीफ मिल सकता है। अच्छा डॉक्टर शबाना, ये भी मुझे बताइए कि जोड़ों के दर्द की बात करें तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस, वो उन लोगों को भी सर्दियों में प्रॉब्लम होती है और जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, तो वो लोग क्या करें और क्या ग़िज़ा में ऐसी क्या चीज़ लें? क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं कावा पिएं या शहद या दालचीनी का इस्तेमाल करें, कुछ इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो कि बताया जाता है। आप क्या कहेंगी, क्या खाने पीने में वो लोग इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पे जिनको जोड़ों का दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो किस तरह से सर्दियों में अपना ख्याल रख सकते हैं? जी देखें, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है या आर्थराइटिस है, ये सारी पैथोलॉजी यार ये बीमारियां हैं। अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो ऑलरेडी आप मेडिसिन पे तो होते हैं, आपने अपनी मेडिसिन जो है वो तरीके से लेनी है। दूसरा, आपकी फिजियोथेरेपी चल रही होती है, वो आपने प्रॉपर करनी होती है। उसके अलावा आपको बाकायदा कुछ पोजीशंस बताई भी होती हैं कि उन पोजीशंस को आपने अवॉइड करना है, आपने उन पोजीशंस को अवॉइड करना है। उसके अलावा अगर आपने सर्दी ज्यादा है तो आपने अपनी बॉडी को, कहते हैं कीप
कीप मूविंग। आर्थराइटिस के पेशेंट को हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि अपनी बॉडी की मूवमेंट को हमेशा जो है वो कंटिन्यू रखें। जैसे 15 मिनट के बाद जो है आपको जो डॉक्टर ने एक्सरसाइजेस बताई हैं, सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आपने एक्सरसाइजेस अपनी हर आधे घंटे के बाद करें। उसके अलावा जो है वॉक, अगर आप ये समझते हैं कि सर्दियां हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, या कोविड की वजह से जो है वो आपको जिम बंद है और सारे ये जो है पार्क्स वगैरह के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं अपने घर के टीवी लाउंज में, इवन अपने टेरेस में, अपनी गैलरी में, अपने छोटे से कमरे में भी जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता वॉक करते रहें। और अगर आप वो वॉक भी नहीं कर सकते, अगर ऐसे पेशेंट्स हैं जो चल नहीं सकते, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस में अक्सर ऐसा होता है एडवांस स्टेजेस पे, तो आप कुर्सी पे बैठ के, आपने चेयर पे बैठे हुए हैं, आप चेयर पे बैठ के, जैसे साइकिल नहीं चलाते, साइकिल आप चेयर पे बैठ के साइकिल चलाएं, ये साइकिलिंग एक्सरसाइज है। उसके अलावा वॉक, सिंपल आपने हाथ और पैर ऐसे चलाने जैसे कि आप चल रहे हैं, तो ये वो एक्सरसाइजेस हैं, इन्हें स्टैटिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। जो वो पेशेंट जो कि बाहर नहीं जा सकते या जो एडवांस स्टेजेस में है, तो वो बिस्तर पे, अगर वो चेयर पे भी नहीं बैठ सकते, इवन के वो बिस्तर पे लेट कर भी जैसे साइकिल चलाते हैं पैरों से हल्के हल्के, ये नहीं कि आप ये सोचें कि मैं एग्रेसिव एक्सरसाइज करूं। कभी भी अगर आपको दर्द हो, ये बात अपने जहन में रखें, चाहे आपको आर्थराइटिस है या नहीं है। बहुत बड़ी गलती करते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स भी, कि पेशेंट्स को दर्द में जो है वो एक्सरसाइज बताते हैं, और पेशेंट के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम एक्सरसाइज कर लें, एक्सरसाइज इलाज नहीं है, एक्सरसाइज रिहैबिलिटेशन है। अगर आपको दर्द है तो पहले आपको अपने दर्द का इलाज करना है, उसके बाद एक्सरसाइज। अगर आपने दर्द में एक्सरसाइज कर ली तो आपका दर्द मजीद बढ़ जाएगा। इसी तरह से ये कोई भी पेशेंट्स, अगर आपको बहुत सीवियर पेन है, आपने मूवमेंट्स करनी है, लेकिन जेंटल मूवमेंट, साइकिलिंग करें बहुत स्लो, जितनी आपकी बॉडी पेन फ्री रेंज में आपको बर्दाश्त कर सके। इसी तरह से साइकिलिंग करें, वॉक करें, कुर्सी पे बैठ के वॉक करें, आप बैठ के कॉर्नर पे बैठ के वॉक कर सकते हैं अगर आप चल नहीं सकते, सिंपली। और बैठ के ऐसे सिंपल ये शोल्डर की मूवमेंट्स करें, आप नेक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये वो मूवमेंट है जिनसे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होगी, मसल आपके स्टिफ नहीं होंगे। लोग परेशान हो जाते हैं कि हम चल नहीं सकते, जिम नहीं जा सकते, हम बीमार हैं। देखिए, बीमार इंसान जहन से होता है। अगर आपके जहन में आपने ये सोच लिया कि देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, हमेशा ये बात याद रखें। अगर आपने जहन में ये सोच लिया कि हमने कुछ करना है, और आपको पता है कि सेहत जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और सेहत की अलामत है कीप मूविंग, हमेशा अपने आप को मूवमेंट में रखें, पानी बहुत ज्यादा पिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा डॉक्टर शबाना, और आपने ये भी बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट बात बताई कि हम लोग ये नहीं सोचते जब हमें पेन होता है तो हम फ़ौरन से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है, जैसे आपने बताया, सबसे पहले आपको अपने पेन को सेटल करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप किसी एक्सरसाइज की तरफ जाएं। और हमेशा जैसे डॉक्टर शबाना ने बताया कि स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करें आहिस्ता आहिस्ता, ताकि वो और जो आपका मसल है या आपका जो भी लिगामेंट्स हैं या आपकी जो बोन है, अगर वो प्रॉब्लम है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो उस पर और प्रेशर ना आए। अच्छा डॉक्टर शबाना, ये आपने बहुत सारी वजूहात बताई थी पेन की, जिसमें से एक विटामिन की डेफिशिएंसी थी, जैसे कि कैल्शियम की बात कर लें, विटामिन डी की बात कर लें, और मैग्नीशियम, जो कि इनकी एब्जॉर्प्शन में एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो उस हवाले से भी बताइए कि विटामिन डी और कैल्शियम की इंटेक हम किस तरह ले सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे सोर्सेज हैं जो हम सर्दियों के मौसम में इसकी इंटेक ले सकते हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सर्दी को देखें, ये सारे विटामिन, ये सारी बैलेंस डाइट जो है वो आपको पूरी थ्रू आउट द ईयर जो है वो आपने उसको मेंटेन करना होता है। जहां तक ताल्लुक है विटामिन डी का, विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आपका विटामिन डी लेवल कम होगा तो आप कितना भी कैल्शियम दें, उसकी एब्जॉर्प्शन पे बहुत फर्क पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि अपने विटामिन डी को कंट्रोल करें। विटामिन डी का सिंपल और सादा तरीका, आपने सनलाइट 15 से 20 मिनट की जो है धूप आपने लेनी है, वो आपके लिए काफी होती है आपका विटामिन डी लेवल मेंटेन करने के लिए। दूसरा, आपने सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं उसमें बड़ी मिकदार में विटामिन डी है। उसके अलावा दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीजें, और गोश्त, मुर्गी का गोश्त और अंडा, ये सारे बहुत, इसमें ओमेगा 3 होता है, जो कि ना सिर्फ हमारा विटामिन डी मेंटेन करता है, हमारे हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा ओमेगा 3 आपको मिल जाता है बहुत आराम से। ये जो चिया सीड्स होते हैं,
तुफ मलंगा में मिलेगा, आपको अलसी के बीज में मिलेगा। उसके अलावा आप अपनी खुराक में जो है वो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से खत्म करता है। हल्दी का इस्तेमाल करें, लहसुन का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें। हम ये सोचते हैं कि बड़ी बड़ी महंगी चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये तो सिंपल चीजें हैं जो आप अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं, और इसकी वजह से जो है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है हील हो सकती है। और जहां तक आपने मैग्नीज का बात की, उसका ताल्लुक जो है वो हमारी लिगामेंट्स की जो है वो हेल्थ से होता है। उसमें वो आपको ब्राउन, जी, जितनी भी ब्राउन जैसे सीरियल है, ब्राउन की जो बीन्स हैं, आपको उन सब में मिल जाएगा। और आप कोशिश करें कि आप वाइट जो है आटा, वाइट ब्रेड खाने के बजाय आप जो है चक्की का आटा, ब्राउन जो आप कहते हैं ना, चक्की का आटा जो होता है, ब्राउन है वो, उसमें आप नेचुरल फूड्स की तरफ आए। आप रिफाइंड और पेस्चराइज्ड चीजें जो हैं उनको खत्म कर दें, इसकी वजह से भी आपकी बॉडी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। सीजनल फ्रूट्स लें, दबा के आप खाना खाएं, पानी बहुत ज्यादा पिएं, एक्सरसाइज आप करें। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, कोशिश करें कि रेड मीट, आप पास लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है हम जी बड़े का गोश्त नहीं खाते। देखिए, बड़े का गोश्त नहीं खाना एक कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको कम कर सकते हैं महीने में एक दफा या 15 दिन में एक दफा, क्योंकि रेड मीट के अंदर जो है वो कार्ब्स होते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। हम लोग ये समझते हैं, अक्सर पेशेंट्स को जब हम ये पूछते हैं क्या, वो कहते हैं कि हम तो बड़े का गोश्त नहीं खाते, वो इस तरह समझते हैं कि जहर है कोई बड़े का गोश्त या जिसे हम बीफ कहते हैं। देखें, बीफ लें, मटन लें, सब आप मॉडरेट अमाउंट में लें, 15 दिन में एक दफा या महीने में 2 दफा आप ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला की पैदा की भी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत से न्यूट्रिशन रखे हैं। कुछ लोग जो रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे होते हैं उनके अंदर बहुत सी डेफिशिएंसीज होती हैं। आप बैलेंस डाइट लें और एक्सरसाइज और वॉक करें, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली, बजाय इसके बड़े बड़े सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो आप जब लें जब आपका डॉक्टर। और एक और चीज, सप्लीमेंट्स कभी भी लॉन्ग टर्म में बगैर अंडर सुपरविजन ना लें। लोग कैल्शियम लेते हैं, सालों कैल्शियम खा रहे हैं, आपको पता है विटामिन डी का लेवल अगर बढ़ जाए तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह होता है। हर एक विटामिन जो है उसको आपने अंडर सुपरविजन डॉक्टर के लेना है, उसका लेवल बढ़ना नहीं चाहिए। समझ? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर शबाना आपने। बहुत ये भी एक, हम लोग विटामिन लेते रहते हैं, चाहे कैल्शियम हो या विटामिन डी। मेरे ख्याल है जब आप कैल्शियम या विटामिन डी का इंटेक कर रहे हैं तो आपको उसके टेस्ट भी कराने चाहिए। मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये लेवल बढ़ जाए तो वो आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देने लगता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना नाज ने हमें वक्त दिया। मज़ीद बात करेंगे और इसके बाद हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की से, बताएंगे कि वो क्या है, क्या उन्होंने अचीव किया है, क्या फील्ड है उनकी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट कराची टैलेंट की तरफ। शहर कराची की बात की जाए तो कराची में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, चाहे वो एजुकेशन हो, सेहत हो या फिर खेल का मैदान हो, और भी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहां पर टैलेंट भरा हुआ है। और हाल ही में कराची से ताल्लुक़ रखने वाली एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल लड़की से हम आपकी बात कराएंगे, मिलवाएंगे, जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी एशिया में पहली पोजीशन हासिल की है। और मज़े की बात यह है कि ये कोई आम कंपटीशन नहीं था, ये एक मेंटल मैथ एशिया कप था, जिसमें इन्होंने झटपट हिसाब किताब के सवालात में जवाब दिए और पहली पोजीशन हासिल की, पहला रैंक हासिल किया। तो जनाब बात करेंगे सारा मतीन ख़ान से, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही टैलेंटेड लड़की, और जानेंगे कि इतने सारे सवालात, 1000 सवालात इसमें शामिल थे और सिर्फ 10 मिनट से जिनके जवाबात देने थे। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने सारे सवालात के सही जवाब दिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सारा? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़ी ही मतलब हैरत की बात है, क्योंकि हम अगर देखें तो हमें तो सवाल पढ़ने में ही टाइम लग जाए, क्योंकि मैथ्स एक बड़ी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो क्या न्यूमेरिक्स में शुरू से ही आपकी बहुत इंटरेस्ट था, बहुत इंटेलेक्चुअली आप परफॉर्म करते थे? जी बिल्कुल, मुझे शुरू से ही, बचपन से ही मुझे मैथ्स का बहुत शौक़ था और मैं उसमें हमेशा हिस्सा लेती थी, टेस्ट्स में अच्छे नंबर। और मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत परस्यू करने का मौका देते थे कि मैं आगे बढ़ूं, और मुझे मेरी प्रैक्टिस करवाते थे।
तो सही। अच्छा, इसमें जो है 18 ममालिक ने हिस्सा लिया और आपने माशाल्लाह इसमें पहला रैंक हासिल किया और किसी भी सवाल का गलत जवाब नहीं दिया। तो ज़ाहिर है माँ बाप की तो सपोर्ट होती है। उसके बाद जब आपने ये मुकाबला जीता तो क्या फीलिंग्स थी, घर वालों की कितनी अप्रिसिएशन थी और जितने फ्रेंड्स हैं क्या फील कर रही हैं अब आप? मैं बहुत एक्साइटेड थी ये खबर सुनने के बाद, और मैंने अपने वालिदैन को बताया तो वो बहुत एक्साइटेड थे। मैंने अपने स्कूल टीचर्स को बताया और उन्होंने ऑब्वियसली मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे बहुत इनकरेज किया इस कंपटीशन के बारे में, तो वो सब बहुत खुश थे। और दोस्तों में भी सब ट्रीट का नाम होता था तो हम सब सेलिब्रेट भी करने गए थे। जी सही। तो ये आपका पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था, इसके अलावा नेशनल लेवल पे भी आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं पहले? जी, स्कूल टीम के साथ जाना और दूसरे स्कूल्स में हिस्सा लेना कंपटीशन में। जी, मैथ्स में भी हिस्सा लिया है, मैथ्स के कॉम्पिटिशन्स में। सही। अच्छा सारा, हमें थोड़ा सा इस कंपटीशन के बारे में बताइए। वर्चुअल कंपटीशन था ये और कौन कौन से ममालिक शामिल थे, कैसे आपने इसको अप्रोच किया, किस तरह से, थोड़ी डिटेल बताइए। तो ये कंपटीशन अगस्त में शुरू हुआ। हमारा सेमीफाइनल राउंड उनके ऐप के थ्रू हुआ जिसमें हमने सारे सवाल किए और फिर उन्होंने 2 हफ्तों के बाद हमें खबर दी कि हमारा सेमीफाइनल से गुजर हो चुका है और फिर हम फाइनल्स में हिस्सा लेंगे। ये कंपटीशन एक्चुअली इंडिया में बेस्ड था, तो वो हमें ईमेल्स भेजते रहते थे, प्रैक्टिस वर्कशीट भेजते रहते थे कि आप इस तरह कंपटीशन की तैयारी कर लें। फिर जो फाइनल्स का राउंड हुआ वो ऑनलाइन जूम मीटिंग में हुआ जिसमें हम सबके कैमरास खुले हुए थे, ऐसे रखे गए थे कि हमारे डेस्क को देखा जाए, कहीं हम कैलकुलेटर नहीं पकड़े हुए हैं, कोई चीटिंग नहीं कर रहे हो। और फिर हमें 1 अक्टूबर को खबर मिल गई थी। 18 कंट्रीज थे जिसमें इंडोनेशिया, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, इस तरह के कंट्रीज। अच्छा, कोई ऐसा मुल्क आपको लग रहा था कि नहीं ये बहुत ज़्यादा जिससे डर लग रहा हो, इस तरह की कोई था आपके जहन में? क्योंकि ये कंपटीशन इंडिया में बेस्ड था तो ज़्यादातर इंडिया के ही पार्टिसिपेंट्स थे और जब हम सबके कैमरास खुले हुए थे उस ऑनलाइन मीटिंग में तो काफ़ी डर तो लग रहा था कि पाकिस्तानी कम थे थोड़े, लेकिन आप सिंगापुर के भी देखें, उनका भी बहुत एजुकेशन में आ गए, इंडिया का भी बहुत है, तो डर तो ऑब्वियसली लग रहा था। तो सारा, आपने जैसे कहा कि विदाउट कैलकुलेटर्स और किसी की हेल्प के बगैर जल्दी विद इन सेकेंड्स आपको इतने सारे सवालात करने थे, तो सब माइंड में कैलकुलेशन हो रही थी, ये तो उस वक्त क्या था, सब कॉन्फिडेंट थी पूरी? क्योंकि बड़ा ही मुझे मैंने जब सुना कि 10 मिनट और 1000 क्वेश्चंस अगर आप न्यूमेरिक्स के भी करते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम सोचने के लिए चाहिए। तो माशाल्लाह यू डिड अ ब्रिलियंट जॉब। कि उस वक्त क्या सोच थी और जल्दी कैसे कर लिया झटपट? बिल्कुल, मैंने बहुत मेहनत की थी इस कंपटीशन से पहले। जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस वर्कशीट भेजी जाती थी तो मैंने टाइमर लगा के अपने आप को प्रैक्टिस किया कि मैं कैसे कितने सवाल किसी टाइम में कर सकती हूँ। तो डर तो लग रहा था, नर्वस थी मैं जब मैं कर रही थी, लेकिन बस करती गई और सारे हो गए। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। अच्छा सारा, ये बताइए कि फ्यूचर में अगर हम आपसे जानें तो मैथ की ही फील्ड में आपको कंटिन्यू करना है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, या फिर कोई और इरादा है, डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी या एमबीए करेंगी, किस फील्ड में जाने का इरादा है? अभी तो मैं ए लेवल्स कर रही हूँ तो मैं थोड़ी अनश्योर हूँ कि मैं मेडिसिन में जाऊँ या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाऊँ। अभी आगे जाके मैं और थोड़ी पढ़ाई करके फिर अपना फैसला बनाऊंगी, लेकिन इस कॉम्पिटिशन में मुझे कि मैं आगे मैथ्स कर सकूँ। सही। अच्छा सारा, ये बताइए जब कोविड था और जब स्कूल जाना नहीं हो रहा था, ऑनलाइन एजुकेशन सब हासिल कर रहे थे और बड़ा ही हमने देखा कुछ गैप भी आया, बच्चे बड़े दूर हो गए एजुकेशन की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है जब प्रैक्टिकली आप जाकर एक्सपीरियंस करते हैं तो वो डिफरेंट होता है। तो उस अरसे को भी आपने यूटिलाइज़ किया, वर्चुअल इस तरह के क्लासेस ली, कंपटीशन लिया? जी बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने फ्री कोर्सेज उन्होंने किए हुए थे और फ्री की हुई थी, तो मैंने उसमें काफ़ी देखा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो थोड़ा मैंने बायो का जैसे लिया, एक आध मैथ्स की क्लास ले ली मैंने। खान अकेडमी एक बहुत अच्छा रिसोर्स है तो उससे मैंने क्लासेस ली, और फिर जैसे बाहर भी निकलना हमें चाहिए था क्योंकि घर में बंद थे, तो मैंने साइकिलिंग सीखी उस दौरान। मतलब उस टाइम को भी आप अच्छे से अवेल आपने किया, जो कि और इस वक्त मैं कहूँ कि ये सारा जो है इस वक्त बहुत सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन है, जहाँ बच्चे स्कूलों से दूर भागते रहते हैं, उस टाइम पर इन्होंने अपने आप को किस तरह मोटिवेटेड रखा। तो सारा, मामा या जो भी आपके डैड हैं उनके कुछ था कि नहीं पढ़ो या खुद से ही जो है आप पढ़ाई करती रहती थी?
नहीं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट और इनकरेज किया। वो कभी मुझ पर सख्ती नहीं करते थे कि बस पढ़ना है बैठ के, नहीं, उन्होंने मुझ पर छोड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे ज़रूर इनकरेज किया, मेरे लिए हर तरह के रास्ते बनाए कि ठीक है तुम्हें मैथ्स करना है। दोनों मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, मेरी अम्मी डेंटिस्ट, मेरे अबू डॉक्टर, लेकिन उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि तुम सिर्फ डॉक्टर की बात पे चलो। उन्होंने देखा कि मुझे मैथ्स में शौक है, तो उन्होंने कहा आप ये परस्यू करें, कंपटीशन में हिस्सा लें। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की इसमें। ये बड़ी अच्छी बात है जो माँ बाप देख रहे हैं उनके लिए भी, कि कभी भी अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें, जो वो चाहते हैं और जिसमें आपका बच्चा अच्छा है उसको वही करने दें, और जब वही करने देते हैं तो फिर ऐसा टैलेंट हमारे सामने निकल के आता है। अच्छा सारा, वो लोग जो आपको देख रहे हैं, ख़ासतौर पे बच्चे और इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, किस तरह से वो पढ़ाई करें? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने अपने आप को टाइमर लगा के प्रैक्टिस में रखा, तभी आप ये कॉम्पिटिशन जीत पाई, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत, हर चीज़ आप मेहनत करें तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। कोई ऐसा गोल नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कंपटीशन या वर्ल्ड कंपटीशन, इससे आप डरे नहीं मेहनत करते हुए। और ख़ास तौर पे लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियाँ हम देख चुके हैं कि इस फील्ड में बहुत होते हैं, मैथ्स और इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत लड़के होते हैं, लेकिन लड़कियाँ इतनी ही काबिल हैं और वो ज़रूर प्रैक्टिस करके, ऑनलाइन क्लासेस लेके, अभी जैसे ऑनलाइन स्कूल चल रहा है तो उनको उसमें गैप आया तो ठीक है वो किसी और रिसोर्स से लें, खान अकेडमी जैसे और रिसोर्सेज हैं तो वो उसको अपॉर्चुनिटी लें। ठीक, बहुत शुक्रिया। सारा मतीन खान हमारे साथ मौजूद थी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंशाल्लाह, और हमें विश करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें और मज़ीद कंपटीशन में हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया सारा, आप तशरीफ़ लाएँ। प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं ज़हरा रज़ा। बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू के हवाले से बात करेंगे। रोज़ ही हम इस पर बात करते हैं क्योंकि महंगाई इस वक्त कराची के शहरियों का, बल्कि पूरे पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा मसला बन गई है। गुज़िश्ता कई सालों में अगर एक गरीब इंसान की ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालें तो उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तंग हो गई है। वो अपने घर का गुजारा किस तरह करे, कैसे वो अपने घर का किराया दे, कैसे वो अपने घर में राशन डाले, किस तरह वो अपने बच्चों को पढ़ाए, उनके सेहत के मसाइल किस तरह से देखे, ये बहुत मुश्किल हो गया है। और इस हालात में जब 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, कैसे एक गरीब आदमी अपना गुजारा करे, इस हवाले से बात करेंगे। मुल्क में इस वक्त महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज भी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज 29 अक्टूबर को कराची शहर भर में एहतजाज का उन्होंने बाकायदा ऐलान किया। आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर खैरपुर, सक्खर, हैदराबाद, बेनज़ीराबाद समेत कराची के 6 अजला में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पीपल्स पार्टी रुबीना कायम खानी ने, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना साहिबा। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। मुल्कगीर एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है, और आज पीपल्स पार्टी जो है वो 6 कराची के अजला में एहतजाज करेगी। कुछ हमें इसके हवाले से इस हवाले से हमें बताइएगा, क्या आप लोगों का मौक़िफ़ है और क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है और आपने देखा ही होगा कि जो बड़े बड़े दावे किए गए और बड़ी बड़ी बातें की गई और आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को जो सब दाग दिखाए गए, तो उनमें से कोई एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ। और जिस तरह से आज देखी कि महंगाई किस तरह से जो है वो एक आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है, और ना ही वो एक पहले तो जो एक वक्त का खाना खाता था वो भी अब उसके लिए मुश्किल हो गया है। अगर आप देखें कि अद्वियात है तो वो अगर कोई बीमार हो जाता है गरीब आदमी या कोई भी, अगर आप देखें इशराफिया के लिए तो बड़ा आसान होता है जिंदगी गुजारना, क्योंकि उनके पास काला धन होता है या जो भी होता है, जिस तरह से भी उनका एक पैसों के का भरमार होती है। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए जो है वो जिंदगी मुहाल हो गई है इस पीटीआई के दौर में, और जो एक वक्त का खाना खाता था अब उसके लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा गरीब आवाम की बात करती रही है, गरीब आवाम के हकूक के लिए लड़ती रही है और आज भी हम उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं के हक के लिए लड़ रहे हैं कि इस हुकूमत को अब जो है मैं ये कहूँगी कि घर पे बैठना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल टोटल जो है वो नाकाम हो गई है अवाम के मसाइल हल करने के लिए। ना ही सेहत का कोई प्रोग्राम है इनके पास, ना ही कोई महंगाई को कम करने का प्रोग्राम है, ना ही कोई जो है इनको बेरोजगारी खत्म करने के लिए जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, हम 50 लाख घर देंगे, तो ये कहाँ गए वो दावे, कहाँ पे गई वो सारी चीजें जो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं जब अगर मुल्क में बिजली का बिल अगर ज्यादा आए तो समझ ले कि वजीर आजम जो है वो करप्ट है। तो आज इस करप्ट इमरान खान को खुद जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए और हम इसीलिए आज पूरे मुल्क में जो है खासतौर पर सिंध में आप देखें कि जो है सारी जगह हमने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया है, इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया है कि अब जो है हम अब नेक्स्ट स्टेप यही होगा गरीब आदमी के, जिस तरह से पहले भी होता रहा कि वो अगर गुर्बत बढ़ती है बहुत ज्यादा तो दूसरे मुल्कों में भी हमने देखा तो वो खुदकुशियों की तरफ जाते हैं लोग। बिल्कुल सही कहा। अच्छा रुबीना साहिबा ये भी बताइए कि पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो एहतजाज का सिलसिला था वो जारी था और अब भी किया जा रहा है, तो हुकूमत पे इस एहतजाज का कोई प्रेशर पड़ेगा? आप पीपल्स पार्टी के अलावा भी अगर बात की जाए PDM और जमात इस्लामी, ये लोग भी एहतजाज कर रही हैं, तो इसका प्रेशर कुछ आ रहा है? क्योंकि अभी तक हमें नहीं कुछ नज़र आया कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में ज़रा भी कामयाब हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जब भी एहतजाज होता है या लोग जब बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं किसी भी हुकूमत के खिलाफ तो वो फिर उसको मजबूर होना पड़ता है और वो उसके साथ जो है वो लिपटती जो है वो नजर आती है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह जो आवाम का समंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा होता है और अभी भी आप देखेंगे कि जो है जो एहतजाज हमारा भरपूर होगा और हम इस हुकूमत को घर बिठा कर ही संभलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा रुबीना साहिबा, अगर हम बात करें इसकी वजूहात की महंगाई की, तो आप क्या समझती हैं, क्या हुकूमत की ये नाकिस पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से हम इस महंगाई की जो आवाम है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है, या फिर वाकई इंटरनेशनली चीज़ों की कीमतें जो कमोडिटीज़ हैं उनकी इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई हुई है, इस ये वजह है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ा है, ये वजह है, या फिर ये हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ का नतीजा है? बिल्कुल जी, इस हुकूमत की का कोई जो है वो PTI वालों ने सिवाय बातें करने के और अपने जलसों में सिर्फ वो एक कहते हैं ना कि म्यूजिक लगाने के और किया, होमवर्क नहीं था आवाम की भलाई के लिए। और ये इनकी नासिक पॉलिसीज हैं जो जिसकी वजह से आज आवाम को भुगतना पड़ रही है। बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा कभी भी वो मतलब अगर ऑयल प्राइसेस या जब भी बढ़ती है, लेकिन जो अर्थ वो हो रहा है आप देखिए कि पहले 57 पर kg जो है वो चीनी थी, आज अभी 120 है, मतलब आधा मतलब 3 साल में अगर हम देखें तो कोई 10 रुपीज बढ़ जाता है, 5 रुपीज बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन ये तो बिल्कुल जो है वो अब डबल हो गई है, मतलब पूरा वो डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है प्राइसेस जो है वो। आटा है तो वो आप देखें 950 रुपए का जो है वो 10 किलो का थैला है। तो ये सारी चीजें, दवाइयाँ आप देखें कि गरीब आदमी वो नहीं खरीद पा रहा है, तो ये सब चीजें हैं जो ये अवाम उसको मुश्किल में डाल रही हैं और हुकूमत की नासिक पॉलिसीज हैं। अगर ये कोई इनका प्राइस चेक करने वाला नहीं है, इनको जो है वो मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है प्राइसेस को, तो ये सब बिल्कुल जो है इमरान खान और उसकी टीम की नाअहली है जो आज आवाम को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा रुबीना साहिबा, ये भी मुझे बताइए कि IMF के मामलात कुछ है तय पाने की उम्मीद है? और दूसरा, जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए माशी पैकेज का जो ऐलान किया है $3 अरब, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? महंगाई कम होगी, माशी हालात पाकिस्तान में बेहतर होंगे? देखिए मैं ये कहूँगी कि बंदर के हाथ में डुगडुगी देके और वो मतलब वो उसको हम कह दे कि वो मुल्क को चलाए, तो ये मुमकिन नहीं है। और इन लोगों ने जिस तरह से शुरू में इन्होंने कहा कि हम कशकोल तोड़ देंगे, हम जो है वो जो है IMF के सामने नहीं झुकेंगे, आज क्या नजर आ रहा है? अभी अगर
सऊदी अरब ने भी पैकेज जो दिया है उसको भी इनको यूज करना आना चाहिए ना। अगर आपको मुल्की हालात के ऊपर गिरफ्त होनी जरूरी होती है, उसको चलाना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए। जब आपकी टीम को और आपको, जब इमरान खान साहब को जब यही नहीं पता इस हुकूमत के लोगों को कि मुल्क चलता कैसे है, तो फिर जो है वो चाहे कितनी इमदाद आ जाए या कितनी मतलब आप वो कर्जे ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं समझती हूँ कि बिल्कुल इस हुकूमत को, क्योंकि इसमें ये नाअहल है, इनकॉम्पिटेंसी है। इनकॉम्पिटेंसी जहाँ पर होती है आप कोई उससे उम्मीद नहीं रख सकते थे भलाई की कि ये मुल्क चला सकते हैं। जो एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं लुक आफ्टर कर सकता, जो अपने घर को नहीं लुक आफ्टर कर सकता, तो वो फिर मुल्क कैसे चला सकता है। तो मैं जी सही। अच्छा ये भी बताइए मुझे रुबीना साहिबा कि अगर आज भी एहतजाज जो है होगा सिंध समेत कराची के मुख्तलिफ अजला में, और उसके बाद भी हुकूमत के कान पे अगर जूं नहीं रेंगती, तो आपका नेक्स्ट लाहे अमल क्या होगा, क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल हमारा जी नेक्स्ट प्लान यही है कि हम जिस तरह से एहतजाज का रास्ता हमने इस हुकूमत को टाइम दिया, हमने फ्लोर पे इश्यूज को उठाया। अब फ्लोर पे जब हल होते हुए नजर नहीं आ रहे इश्यूज, तो हमने एहतजाज की शक्ल में अब हम पार्लियामेंट के सामने बिल्कुल जो है एहतजाज करेंगे कि ये हुकूमत नाकाम हो गई है और इसको जो है अब घर जाना चाहिए। क्योंकि हर शहरी का हक है कि वो एहतजाज करे, और एहतजाज जब करता है कोई भी तो उसका रिजल्ट भी आता है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जाएगी, जब आवाम जब निकलती है बाहर तो फिर हुकूमतों को घर बैठना पड़ता है। सही, बिल्कुल सही कहा रुबीना साहिबा कि ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, और ख़ास तौर पे जो आपकी अगर हुकूमत कहीं उसके लैप्सेस हैं या कहीं लैकिंग है, तो ऑपोजिशन का बहुत बड़ा किरदार है कि वो सामने आए और उसके ख़िलाफ़ बात करे, एहतजाज करे, और इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रेशर हुकूमत पर ज़रूर पड़ता है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर कुछ इक़दाम ऐसे करेगी जिससे महंगाई पर वो काबू पाने में कामयाब हो। बहुत शुक्रिया रुबीना कायम खानी साहिबा आपका, आपने हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़हरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।